आज तक मैंने आपको कई गतकालीन बौद्ध हस्तियों के बारे में बताया है। आज मैं आपको जिज्ञासा पुरुष हिनसांग के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो पहले भी मैंने आचार्य हिनसांग जी के बारे में बताया है और कई वीडियो में उनका जिक्र आया है, लेकिन आज जो बताने वाला हूँ उससे आप ही तय करना, क्या बुद्ध और बुद्ध विचारों को जानने के लिए किसी आगंतुक ने इनसे ज्यादा बड़ी जोखिम ली होगी। वैसे तो हिंसा को इस सफर दौरान लाखों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन मैं टाइम को ध्यान में रखते हुए चंद कठिनाइयों को बताऊंगा जो उन्हें बुद्ध के भारत में आते वक्त हुई थी। लेकिन चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल की सहायता कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप देश के किसी भी कोने में किताबें मंगवा सकते हैं। तो पहली कठिनाई यह है, पामीर रेगिस्तान में आने वाली कठिनाई। आचार्य हिनसांग ने अपने प्रवास वृत्तांत में ऐसा लिखा है। कुचार राज्य को छोड़कर मैं एक रेगिस्तान क्षेत्र को पार कर अक्सू राज्य में पहुंचा। वहां रात भर रुकने के बाद वे पामीर पर्वत में जुरमट नामक एक दर्रे से यात्रा पर निकल पड़े। इस पहाड़ियों की घाटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। गर्मियों में भी बर्फ नहीं पिघलता। सड़कें पथरीली और खतरनाक है। ठंडी हवा बहुत तेज होती है। अचानक हिंसक तूफान बनते हैं। तूफान अपने साथ रेत ले उड़ते हैं। जो उन तूफानों में फंसते हैं उनकी मौत पक्की होती है। हिंसा की जीवनी लिखने वाले लेखक ने पर्यावरण का वर्णन इस प्रकार किया है। पहाड़ पर हिमखंड है जो गर्मियों में भी नहीं पिघलते हैं। मैंने बहुत देर तक बर्फों को देखा, लेकिन मेरी आंखें अंधी थी। कभी कभी चोटी की बर्फ सड़क पर गिर जाती थी और फिर उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। जब हवा बर्फ लाती है तो गर्म कपड़े भी काम नहीं करते। उनके साथ जो साथी यात्रा कर रहे थे उनमें से 14 लोगों की मौत हो चुकी थी और घोड़े बैल की संख्या तो इससे कई ज्यादा थी। 2 भयानक जंगल और क्रूर जानवर। जब वे कौशाम्बी के लिए प्रयाग से निकले तो उन्हें भयानक जंगल से होकर गुजरना पड़ा। उन्हें कई भयंकर जानवरों और जंगली हाथियों का सामना करना पड़ा। वे महाराष्ट्र की यात्रा पर गए। वहां भी भयंकर पशुओं से भरे भयानक जंगलों से होते हुए 3 जब उन्हें अपने सफर दौरान 5 दिन तक प्यासा रहना पड़ा था, वो भी रेगिस्तान में। 5 दिनों तक पानी नहीं। जब वे अकेले पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे थे, जब उन्होंने चौथी चौकी के पास टावर को पार किया तो उनका पानी का थैला गिर गया और सारा पानी गिरा दिया। उनके थैले में इतना पानी था कि वे अगले 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते थे, लेकिन अब सब बिखर गया। फिर वे रास्ता भटक गए। उनके जीवन लेखक के अनुसार 4 रात 5 दिन तक उन्हें पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। पूरी तरह से थक कर वे रेत पर लेट गए। फिर 5वीं रात को एक ठंडी हवा ने उनके शरीर को छुआ। यह बर्फ के पानी से नहाने जैसा था। उनके शरीर में स्फूर्ति आ गई। उनका घोड़ा भी ठीक होकर खड़ा हो गया। कुछ देर सोने के बाद वे अगली यात्रा के लिए निकल पड़े। 4 रस्सियों और लोहे की जंजीर की मदद से वे उद्यान क्षेत्र के मंगोली शहर को छोड़कर पहाड़ और एक घाटी को पार कर सिंधु नदी पर पहुंच गए। सफर सड़कों पर था। ऐसी सड़कें जो पहाड़ों को छाटकर बनाई गई थी। ऐसी सड़कें जहां से एक इंसान भी मुश्किल से जा सके। उनके साथ तो एक घोड़ा भी था। पहाड़ और घाटियां अंधेरी और उदास थी। कई बार उन्हें रस्सियों के द्वारा भी सड़क पार करनी पड़ी थी। कभी कभी उन्हें लोहे की चेन लेकर चलना पड़ा था। हवा में तैरते पुल थे। घाटियों को पार करते हुए उन्हें डगमगाते पुलों को पार करना पड़ा। कभी कभी लकड़ी के सीढ़ियों द्वारा पहाड़ चढ़ने पड़े थे। इतनी यात्रा के बाद वे सिंधु नदी के किनारे स्थित दारिल घाटी पहुंचे। वे फिर पहाड़ों पर चढ़ते हैं और सिंधु नदी और नीलंबन पुलों और लकड़ी के फुटपाथों को पार करने के लिए घाटियों को पार करते हैं। इसके आगे पहाड़ी की कोटियों के रास्ते से कड़ी ढलाने, डगमगाते टूटे हुए पुलों को पार कर सिंधु नदी के बड़े प्रवाहों को भी पार कर बोलार नाम के प्रदेश में पहुंचे थे।